देश में प्रधानमंत्री हैं ओबीसी के, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, कहने के लिए सही है। कैबिनेट में जेपी नड्डा जी स्टेटमेंट देते हैं, देखिए हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री और ओबीसी के 27 कैबिनेट मंत्री दिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाने से ओबीसी का उद्धार न होगा। ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार दिए जाए रिजर्वेशन के माध्यम से, जो प्रतिनिधित्व है संख्या के माध्यम से। मुझे लगता है इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर, अगर ये दिया जाए तो हो सकता है ओबीसी का उद्धार होगा। आज भी 13% सरकार दे रही थी रिजर्वेशन के तौर पर, लेकिन है का आज के पेपर की पोजीशन करें तो 4% की पोजीशन है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, दुर्भाग्य देखिए आज़ादी के 75 साल के बाद में भी आज हम प्रोफेसर देंगे, हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं? एक प्रोफेसर नहीं है। न्यायपालिका में जज कितने हैं? एक नहीं है। 52 जिले हैं, कलेक्टर हमारे कितने हैं, एसपी हमारे कितने हैं? मतलब ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो शून्य के तौर पे है। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह जी। आज हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राकेश सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ओबीसी महासभा की बागडोर पूरे मध्य प्रदेश में संभाल रहे हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आप जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या रूपरेखा है, क्या किस नज़रिए से देखते हैं ओबीसी महासभा को, इसका भविष्य क्या देखते हैं और किन लक्ष्यों को लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पे हम ओबीसी महासभा संगठन के माध्यम से जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग लड़ाई लड़े तो सरकार ने खुद डेटा हमें दिया कि मध्य प्रदेश में 50.9% आबादी है। 50 मतलब आधे से ज़्यादा आबादी है, लेकिन जब अधिकार की पोजीशन जाते हैं तो हमें 14% की पोजीशन अधिकार मिलते हैं। और ऐसे हमारे खूब सारे छात्र छात्राएँ आज भी भोपाल में धरने में बैठे हैं कि सरकार ने 27% में वैकेंसी निकाली, 27% में एग्ज़ाम लिया, 27% में, और जब ज्वाइनिंग की बात आई टीचरों की तो 13% होल्ड कर दिया। छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं मिल रही। जो बेसिक मुद्दे हैं ओबीसी के ज्वलनशील, उनमें हम बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। इसके पहले आज तक ओबीसी के बारे में कोई बात नहीं करता था। आज तो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, हमारे संघर्ष के कारण कम से कम ओबीसी की बात करने लगे। तो ओबीसी महासभा का मुख्य लक्ष्य क्या है, कि क्या चाहती है कि सरकार से, या फिर क्या बदलाव चाहती है ओबीसी महासभा, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी लड़ाई है कि संवैधानिक हक अधिकार, मतलब आज भी 13% सरकार दे रही थी रिजर्वेशन के तौर पर, लेकिन है का आज के पेपर की पोजीशन करें तो 4% की पोजीशन है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, दुर्भाग्य देखिए आज़ादी के 75 साल के बाद में भी आज हम प्रोफेसर देंगे, हमारे प्रोफेसर कहाँ हैं? एक प्रोफेसर नहीं है। न्यायपालिका में जज कितने हैं? एक नहीं है। 52 जिले हैं, कलेक्टर हमारे कितने हैं, एसपी हमारे कितने हैं? मतलब ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो शून्य के तौर पे है। हम चाह रहे हैं कि हमारा ओबीसी वर्ग जो आधे से ज़्यादा आबादी है उसका भी हक अधिकार मिले, वो भी संवैधानिक पदों में पहुँचे। यही तो हमारी लड़ाई है। अब आपसे सबसे बड़ी चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ओबीसी महासभा वर्तमान समय से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक पार्टी के रूप में या चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं कभी, कि चुनाव लड़ते हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं चुनाव लड़ते भी देखे जा सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे संविधान का अभी एक मुद्दा आया है, कहाँ का? हरियाणा का। वहाँ ओबीसी महासभा वालों ने ओबीसी अपने हक अधिकार की बात किए होंगे, तो जो सरकार ने आयोग बनाया है, आयोग के अध्यक्ष के साथ में एक सदस्य ने बोला कि हम आपको अधिकार नहीं दे सकते, चाहो तो आप अपना चुनाव लड़ लो। तो जिस तरीके से पार्टी, तो निश्चित तौर पे हमारा, चूँकि मैं एक नहीं हूँ, राष्ट्रीय कोर कमेटी है मध्य प्रदेश में, काफ़ी राज्यों में, हमारे 18 राज्यों में हमारा काम कर रहा है ओबीसी पर। आने वाले समय में निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हमारे संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिले, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है जहाँ से अधिकार मिलता है संसद से, वहाँ लोग वालों को पहुँचने का कार्य किया जाएगा।
ये तो हुई आपके ओबीसी महासभा की बातें। अब बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की, बोहरीवन विधानसभा क्षेत्र की, कि यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है वर्तमान समय में। जो यहाँ का युवा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसके लिए यहाँ पे रोजगार के क्या संसाधन उपलब्ध हैं, कि किस प्रकार से वो अपना रोजगार मुहैया उनको हो रहा है। मुझे लगता है कृषि के अलावा रोजगार नहीं है। आज भी मजदूर जो है हमारे क्षेत्र का पलायन कर रहा है। कहने के लिए हमारे यहाँ खूब सारे मार्बल की खदानें हैं आसपास। मार्बल की खदानों में हमारे यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा। बाहरी लोग रोजगार में कर रहे हैं बाहर के आके, और खूब गहराई से मार्बल वाले पत्थर निकाल रहे हैं 300-400 फीट की पोजीशन में। तो अगर रोजगार वहाँ नहीं, और दूसरी ओर ये हो रहा है कि पहले से हमें 50 साल से पानी के लिए क्षेत्र मांग कर रहा है, किसान मांग कर रहे हैं पानी के लिए। तो पानी मिल रहा है ना रोजगार मिल रहा है। उनकी गहराई अधिक होने के कारण पानी का जल संकट पीने के लाले आज की पोजीशन में जरूर पड़ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि मूलभूत जो आवश्यकता है पानी की, या फिर कहें वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की, तो इन समस्याओं के निजात के लिए वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, वो काम नहीं करवाते इनके समस्या के निराकरण के लिए। अभी तक तो ऐसा नहीं है। काफ़ी बार झूठी घोषणाएं हुई 15 साल पहले भी, चूँकि 19-20 साल हो गए सरकार को, 15 साल पहले से घोषणाएं चल रही हैं। सीएम माननीय कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नर्मदा लहर लेके लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू लेके आएंगे, लेकिन आज तक की पोजीशन झूठी घोषणाएं हैं। और ये कटनी जिला है, कटनी जिले में 4 विधानसभा है, हर 3 विधानसभा में नगर पालिका नगर निगम मिलेंगे, लेकिन ये चौथी इकलौती विधानसभा है कि यह नगर पंचायत तक नहीं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि ना तो प्रोग्रेस होती है, और दूसरी चीज़ होती है किसान रकबा, किसानी अधिक है, किसान लोग बहुत है। अगर कभी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आती है? कटनी से आती है, सिहोरा से आती है। मतलब सुविधाओं के नाम से जीरो है। आज भी बोहरीवन विधानसभा में ना मंडी है, ना रजिस्ट्रार ऑफिस है, कोर्ट भी नहीं है। मतलब जिस तरीके से मुझे लगता है, जब से हम देखें, मैं खुद स्वयं जब से 18 साल से वोट डाल रहे हैं, लोग बाग बाहर से, कटनी से, सिहोरा से, जबलपुर से आके लड़ने आते हैं। लोकल को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण मुझे लगता है कि बहुत बुरी पोजीशन है। पहले खेतों के लिए पानी मांगा जा रहा था, आज पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। ये बहुत जटिल समस्या है, और अगर इसका निदान न हुआ तो आने वाले समय में बहुत भीषण वो होगा जल संकट की स्थिति में निपटने। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी प्रचंड बहुमतों से वो विजयी हुई, मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर वो रही वोटों में। तो क्या फैक्टर चला ऐसा कि आप मध्य प्रदेश में शीर्ष पे पहुंच गए, आपके यहाँ से चुनाव में बहुत बड़ी जीत हुई? क्या कारण रहा, क्या फैक्टर ऐसा देखा आपने? मुझे लगता है ये पब्लिक का प्यार है, और दूसरी चीज़ हम लोकल से पढ़ते हैं। जैसे ये बैंक है, हॉस्पिटल है, थाना है, सुख दुख में लोगों के साथ में हम खड़े रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मदद करने इसलिए चूँकि जो अभी प्रत्याशी हमारे साथ में थे, भाजपा समर्थ प्रत्याशी, वो तो इसके पहले रह चुके हैं। पब्लिक क्यों? चूँकि वो 7 साल 8 साल से कभी जिला पंचायत अगर कोई बन जाता है तो वो क्षेत्र में दोबारा दिखता नहीं। और हम लोगों को रनिंग है, काम जो जैसे होते हैं, तो क्षेत्र लोकल है, लोकल के कारण उनसे मिलते हैं, सुख दुख के उनके काम देखते हैं, छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो कराते हैं। मुझे लगता है उसका कारण है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव में क्या राकेश सिंह जी एक प्रत्याशी के रूप में बोहरीवन से देखे जा सकते हैं, एक चेहरा हो सकते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ते नजर आ सकते हैं, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं? देखिए, अभी तो हमारे बोहरीवन विधानसभा की लोगों की डिमांड है लोकल का प्रत्याशी, चूँकि खूब बार देख लिए बाहर से आके। निश्चित तौर पर पब्लिक चाहेगी, और से अभी समय है, पब्लिक चाहेगी तो जो पब्लिक चाहेगी, चूँकि वोटर तो पब्लिक है ना, प्रत्याशी के कहने से या प्रत्याशी बनने से कुछ होगा नहीं। निश्चित तौर पर जब पब्लिक चाहेगी तो कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, हो भी सकते हैं। तो आपसे अंतिम प्रश्न की, जैसे आप ओबीसी महासभा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं, तो क्या देश में ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री होने के बाद भी कहा जा सकता है कि
ओबीसी वर्ग अपेक्षित है या उपेक्षित हो रहा है? देश में प्रधानमंत्री ओबीसी होने के बाद भी उस वर्ग की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देखिए, आपने सही सवाल किया है, बहुत अच्छा। देश में प्रधानमंत्री हैं ओबीसी के, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, ये कहने के लिए सही है। कैबिनेट में जेपी नड्डा जी स्टेटमेंट देते हैं, देखिए हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री और ओबीसी के 27 कैबिनेट मंत्री दिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाने से ओबीसी का उद्धार न होगा। ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार दिए जाएं, रिजर्वेशन के माध्यम से, जो प्रतिनिधित्व है संख्या के माध्यम से। मुझे लगता है इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, प्रोफेसर, अगर ये दिया जाए तो हो सकता है ओबीसी का उद्धार होगा। ये कहने के लिए ओबीसी के नाम पर वोट ले सकते हैं, अधिकार देने के लिए। अभी हर बार जाति जब मतलब जनगणना होती थी, एससी एसटी की तो जातिवार जनगणना होती थी। हमारी मांग तो है ना कि जातिवार जनगणना करा दीजिए। निश्चित तौर पे एक आंकड़ा, आज़ादी के पहले जब हमारा देश गुलाम था, जब 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। डिजिटल मीडियम का माध्यम है। आज हम गूगल में डालें कि हमारे मध्य प्रदेश में शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, पेड़ कितने हैं, पशु पक्षियों की गिनती मिल जाती। लेकिन दुर्भाग्य आज़ादी के बाद में हमारी ओबीसी की गिनती 1931 की मिलेगी। क्यों नहीं करा रही सरकार? जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से है, मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से है, तो एक बार जातिवार जनगणना आंकड़े तो सार्वजनिक हो जाए, हमें भी मालूम हो जाए कि हमारी आबादी कितनी है। एससी एसटी की आप करा रहे हो, अगर आपको लगता है बाई चांस कि नहीं ओबीसी आबादी बहुत है, तो मुझे लगता है ओबीसी की छोड़ के जनरल की करा दीजिए। के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग आए। हमारे साथ है ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह लोधी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, ओबीसी महासभा के विषय में भी बात रखी और साथ ही साथ बोहरीबंद विधानसभा के विषय में भी अपनी बात रखी कि किस प्रकार बोहरीबंद विधानसभा रोजगार और जल समस्या से जूझ रहा है।